नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी दीपमाला को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में से 50 लाख रुपए का चेक सौंपा है। ये चेक एचडीएफसी बैंक की ओर से कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया। प्रदीप कुमार का वेतन अकाउंट एचडीएफसी बैंक में संचालित था, जबकि उनका कोई अंशदान भी नहीं कट रहा था। उधम सिंह नगर के निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकास नगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए कि कुछ ऐसी मजबूत व्यवस्था की जाए कि ऐसी घटना होने पर जवानों के परिवारजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सर्कल हेड एचडीएफसी बैंक बकुल सिक्का मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधानसभा देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में सरकार पर निशाना साधा। भुवन कापड़ी ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने पेपर लीक मामले में जो गिरफ्तारियां की वो सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए की। कमजोर पैरवी के चलते 20 से ज्यादा आरोपी जमानत ले चुके हैं। सरकार ने बिना सबूतों के गिरफ्तारियां की, जिसमें सिर्फ अपनी वाहवाही लूटी गई है। उप नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जो लोग जमानत पर बाहर आए हैं वो फिर से नौकरियों को बेचने का काम करेंगे। कापड़ी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने मेहनत से परीक्षा पास की है उन्हें न्याय मिले, जबकि जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ईमानदारी के दम पर निकले हैं उनको कहीं स्थान दिया जाए और जो भ्रष्टाचार के तरीके से आए हैं उनको कहीं सजा दी जाए। बहुत सारे 400-500 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन्होंने राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इसी समय सीमा के अवधि में 2-2, 3-3 एग्जाम निकाल रखे हैं, जो स्पष्ट तरीके से अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। आज वो भी युवा सड़कों पर जो है प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रखा है, दर दर नेताओं के, अधिकारियों के यहाँ धक्के खा रहा है, और जो लोग भ्रष्टाचार के तरीके से इसमें इन्वॉल्व हुए उनको भी सजा नहीं दे पाई है सरकार, और उनकी भी जमानतें जो है लगातार होने लगी है। तो यूके SSS के कैंपस में ही सचिवालय सुरक्षाकर्मी का पेपर छपता है और वो लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद सरकार सिर्फ एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी को मुकदमा लिखकर जेल भेजकर उस प्रकरण को दबा देती है, जबकि वो जिम्मेदारी यूके SSS के अध्यक्ष, सचिव और जो प्रमुख पदों पर लोग बैठे हैं उनकी होती थी। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने वो नहीं करी। जो पहली बार में रुड़की में नकल के लिए पकड़े गए वो सारे लोग अपने मुकदमे हाईकोर्ट से खत्म करके आ गए। सरकार ने उन नकल माफियाओं के खिलाफ अपने वकील खड़े करने का काम भी नहीं किया। आज जब पूरा प्रदेश, पूरा युवा ये मांग रहा था कि सीबीआई जांच हो, तो सरकार अपनी हठधर्मिता और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की मंशा से सीबीआई नहीं करा रही है, हाईकोर्ट में वकीलों को खड़ा कर रही है। निर्दलीय विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा की लोकप्रियता अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा हरिद्वार के कई विधानसभा क्षेत्रों में भी अब तेजी से बढ़ रही है। हरिद्वार की जनता किसी न किसी कार्यक्रम में खानपुर विधायक उमेश शर्मा को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुला रही है। अब हरिद्वार जिले के कई विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद प्रत्याशी के रूप में भी देखने की इच्छाएं लोग जता रहे हैं। वहीं विधायक उमेश शर्मा अपनी इस लोकप्रियता को जनता का प्रेम करार दे रहे हैं। हरिद्वार जनपद की जनता सबसे सरल और सबसे सभ्य जनता है। मुझे नहीं लगता कि इनको समझाने की बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत छोटी सी बात को बहुत दूर तक समझ जाते हैं। और एक बात और है, एक होता है ना कमिटमेंट। ये वो लोग हैं जो कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर ये अपनी भी नहीं सुनते। जैसे इन्होंने खानपुर विधानसभा में मुझसे कमिटमेंट किया तो फिर इन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो अब ये तो इन लोगों को तय करना है कि भाई उमेश कुमार की लोकप्रियता, मैंने पहले भी कहा कि मेरे चेहरे से नहीं, उमेश कुमार की लोकप्रियता है जो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लोग खड़े हैं। कि हरिद्वार
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने औद्योगिक सलाहकार रहे के.एस. पवार की पत्नी द्वारा संचालित कंपनी की आर्थिक अपराध शाखा से राज्य सरकार द्वारा जांच कराए जाने के मामले में अपना पक्ष रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उनकी अपने सलाहकार रहे के.एस. पवार से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक के.एस. पवार कंपनी में डायरेक्टर नहीं थे। हालांकि आपको बताते चले कि जांच के दायरे में के.एस. पवार की पत्नी रामेश्वरी कुंवर सिंह पवार है, जो कि कंपनी के डायरेक्टर थी और बाद में विवादों के चलते उन्होंने डायरेक्टरशिप छोड़ दी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि राज्य सरकार ने जांच बिठाई है, जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। 10 मेरे सलाहकार उस कंपनी के डायरेक्टर हैं ही नहीं। 2010 से वो उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, जैसा उन्होंने मुझे बताया है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है तो सरकार ने उस पर जांच बिठाई है, उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। मेरे परिवहन विभाग में आरटीओ अफसरों के हुए तबादले में बुरी तरह सवालों में घिरे परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने सफाई दी है कि तबादले नियमानुसार और सभी नियमों के तहत हुए हैं। इसमें पारदर्शिता बरती गई है, लेकिन मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आधिकारिक प्रस्ताव आखिर नोटिंग करके एक अधिकारी के पक्ष में क्यों बदला गया और ये किसने बदला, जिसको लेकर आरोप यह है कि आपको बताते चले कि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने इन तबादलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री धामी से कार्रवाई की मांग भी की है। हमने आरटीओ प्रशासन और आरटीओ इन्फोर्समेंट का कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है। मात्र 2 ट्रांसफ़र यहाँ हुए हैं, जिसमें हमने देहरादून के आरटीओ को पौड़ी किया और रानीखेत का आरटीओ को हमने यहाँ किया है। मात्र 2 स्थानांतरण हुए हैं, 2 के चार्ज में परिवर्तन कर रखा है और 3 हमने प्रमोशन किए हैं। जैसा कि मैंने मीडिया को बताया था, मैं अनावश्यक स्थानांतरण अपने विभाग में नहीं करूंगा और मात्र 2 स्थानांतरण किए हैं। अगर कोई गलतफहमी पैदा कर रहा है उसकी आप वो कर सकते हैं और हमने पारदर्शी स्थानांतरण नीति के माध्यम से ही काम किया है। हमने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली लौट गई है और इस दौरान उन्होंने अपने दौरे को लेकर के बताया कि मंगलवार को विधानसभा में उन्होंने कई वीरांगनाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है वो सराहनीय है। मुझे 2 दिन हुए उत्तराखंड का देवभूमि का आने का अवसर मिला है। मैं देवभूमि को आप सबको नमन करती हूँ। तरुण विजय जी ने एक वीरांगना जीजा भाई, जो महिला लोगों को, हमारा माताओं को, बहनों को सम्मानित करने का जो नंदा देवी पीठ समिति है उसी से किया है। तो उसमें कल हम 2 जो सैनिक थे उसका माताओं को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है मुझे कल। और बहुत सारे गांव में अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा समाज को आगे ले जाने के लिए, महिला को आगे ले जाने के लिए जो काम करते हैं उसको भी। केदारनाथ धाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर महापंथ के निकट फंसे पश्चिम बंगाल के पर्यटक के शव को निकालने में एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। बुधवार सुबह तीसरी बार हुए रेस्क्यू में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से शव को महापंथ से निकाला गया। इसके बाद शव को चारधाम हेलीपैड लाया गया, जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। आपको बताएं कि पिछले माह 2 अक्टूबर को 10 सदस्यीय पर्यटकों का दल स्थानीय पोर्टरों और गाइडों के साथ रांची मणना केदारनाथ ट्रैक से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुआ था। 8 अक्टूबर को दल के महापंथ के निकट पहुंचने पर पश्चिम बंगाल निवासी 34 वर्षीय आलोक विश्वास की तबीयत बिगड़ने के बाद दल के 8 सदस्य केदारनाथ पहुंचे और महापंथ में फंसे 2 पर्यटकों की सूचना जिला आपदा प्रबंधन विभाग को दी। 9 अक्टूबर को एसडीआरएफ की टीम द्वारा केदारनाथ से महापंथ के लिए रेस्क्यू शुरू तो किया गया, मगर हिमालयी क्षेत्रों में निरंतर बर्फबारी के कारण दल को वापस लौटना पड़ा। 10 अक्टूबर को पुनः महापंथ के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया, तो रेस्क्यू दल के महापंथ तक पहुंचने पर आलोक विश्वास की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरे साथी की तबीयत भी खराब हो गई थी।
रेस्क्यू दल ने बीमार पर्यटकों को केदारनाथ पहुंचाया, मगर महापंथ के मध्य अधिक बर्फबारी होने के कारण आलोक विश्वास के शव का रेस्क्यू नहीं हो पाया था। कुछ दिनों पूर्व एक ट्रैक दल के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो ट्रैकर्स थे वो केदारनाथ के पीछे की तरफ रांची से ट्रैक करते हुए जो आए थे वहाँ पे फंस गए थे। तो उसमें रेस्क्यू करके हमने एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया था, परंतु दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी और कई हमने अटेम्प्ट्स किए थे, परंतु मौसम खराब होने की वजह से हम ट्रैकर के शव को नहीं ला पा रहे थे। परंतु आज वायुसेना के 2 चॉपर्स की मदद से ट्रैकर के शव को बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कालाढूंगी में बेलपड़ाव चौकी के रतनपुर ग्राम सभा में चंद्रपुर नहर में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तो पूरे क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक 7 माह के न्यूली बॉर्न बच्चे का शव नहर में मिला है, जिसकी कार्रवाई शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है और जिसका पंचायतनामा भरने के उपरांत डीएनए सैंपलिंग भी कराई जा रही है, जिससे बच्चे की शनाख्त कराई जा सके। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड सरकार राज्य के ऊर्जा सेक्टर में बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे राज्य की जल विद्युत परियोजना को गति मिलने के साथ साथ राज्य सरकार को एक्सपोर्ट एजेंसी भी मिलने जा रही है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक राज्य में संचालित जल विद्युत की परियोजनाओं के निर्माण से लेकर संचालन में मदद करने के तौर पर टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रोक्लोरिक कंपनी लिमिटेड ने राज्य शासन से इच्छा जाहिर की है। राज्य सरकार भी टीएचडीसी की मदद लेने के लिए तैयार है और इस मामले में मुख्य सचिव स्तर से पहले बैठक संपन्न भी हो चुकी है। दोनों एजेंसियों के मध्य कामकाज, खर्च, मुनाफे आदि को लेकर अंतिम निर्णय होना है और ये मामला कैबिनेट को रेफर भी किया जाना है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम जब बना था तो ये आइडिया था कि हमारा अपना एक जनरेशन कंपनी हो जो मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को जो है एग्जीक्यूट करें। यूजेवीएनएल अभी हाल ही में 82 का एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। अब लखवाड़ का दूसरा प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं। एक किशाऊ परियोजना है जो बड़ा परियोजना है, जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हमने संयुक्त उपक्रम बनाया है, उसके थ्रू हम करेंगे। इसी बीच में टीएचडीसी की तरफ से प्रपोजल आया था कि टीएचडीसी हम हमारी जो यूजेवीएनएल कंपनी है उसके साथ संयुक्त उपक्रम बनाना चाहते हैं, ताकि दोनों कॉरपोरेशन की जो मैन पावर रिसोर्सेस हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं ये पूल इन हो जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को टेकअप करने की पोजीशन में आ जाएं। तो इसकी एक सैद्धांतिक लेवल पर सहमति हो गई है और माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष जो है इसके प्रस्ताव शीघ्र ही लाया जाए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड का दौरा तय हो गया है। देवेंद्र यादव कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही बद्रीनाथ के माणा गांव से पदयात्रा शुरू करेंगे। ये पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तराखंड के हिस्से की पहली यात्रा होगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 नवंबर को अल्मोड़ा में राज्यों के 6 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी जो नए ब्लॉक अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष बनने जा रहे हैं उनकी भी अलग से बैठक करेंगे। तो जबकि 4 नवंबर को प्रदेश प्रभारी वरिष्ठ जनों के साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे ताकि उनके सुझाव लिए जा सके। अल्मोड़ा में एक बैठक है जिसमें 6 जनपद भाग लेंगे। नैनीताल से लेकर चमोली जनपद तक के लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसमें वरिष्ठ जन भी हैं, उसमें हमारे पीसीसी मेंबर्स भी होंगे, प्रत्याशी विधायकगण भी होंगे, पूर्व सांसद भी होंगे, बड़े लोग भी होंगे और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षगण और अपनी कमेटी के साथ वो लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। अनेकों विषयों पर उसमें चर्चा होनी है। उसके अलावा जो ब्लॉक अध्यक्ष जो लोग बनने वाले हैं जो हैं उनकी और जिला अध्यक्षों की बैठक वो अलग से लेंगे और वरिष्ठ जनों से मुलाकात भी वो करेंगे, जिसमें वो संसद के चुनाव से लेकर हमारे जो वार्ड्स के चुनाव होने हुए हैं, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, उनमें सब में वो चर्चा करना चाहते हैं। 4 तारीख को वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वरिष्ठ जनों से 1-to-1 मिलेंगे ताकि उनके सुझाव ले सकें
और उसके बाद वो रात्रि विश्राम करेंगे देहरादून। 5 तारीख को देहरादून में इसी तरीके की बैठक अन्य जनपदों की होगी। उधम सिंह नगर से इधर जो गढ़वाल के हमारे मंडल हैं उन सब की बैठक है। और 6 तारीख को आदरणीय प्रभारी जी बद्रीनाथ जाएंगे और जो माणा से भारत जोड़ो यात्रा का उत्तराखंड का हिस्सा है उसकी पहली यात्रा को माणा गांव जो चाइना के बॉर्डर पे है, भारत का अंतिम गांव है, वहां से उस यात्रा में वो सम्मिलित होंगे और उसके बाद वो दिल्ली। हरिद्वार में अवैध खनन रोकना पुलिस और प्रशासन के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं अब जिलाधिकारी ने इसे लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा है कि खनन पट्टों का संचालन वैध है और वन विकास निगम के भी इसमें करीब आधा दर्जन वैध खनन पट्टे शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी डंपर या अन्य खनन सामग्री से लदे वाहनों की फोटो और वीडियो वायरल कर उसे अवैध खनन करार दिए जाने का प्रचलन चल पड़ा है। और जिलाधिकारी ने मीडिया के जरिए अनुरोध कर ये कहा कि हर खनन अवैध नहीं होता। अवैध खनन की शिकायतों पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करता है। वन विकास निगम के पट्टे वैलिड चलने लगे। हमारे कुछ 4-5 जो पैसे पट्टे हैं वो भी चल रहे हैं। अगर कोई डंपर या वाहन उन सामग्रियों को लेके जाता है तो ये शगल बन गया है कि तत्काल उसकी वीडियो खींच के ये कहा जाता है कि साहब अवैध खनन के लिए इससे लदे हुए डंपर जा रहे हैं और प्रशासन बोल नहीं रहा है। तो इस चीज को मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा मीडिया से, इस पे बड़ी सावधानी बरतें। हर माइनिंग इलीगल नहीं होती है, पहली बात तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी ये है कि अगर वो इलीगल है तो उसमें निसंदेह कम से कम मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जो भी शिकायतें हम लोगों को मिलती हैं उसमें त्वरित कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों 3-4 स्ट्रॉन्ग क्रशर्स की शिकायतें मुझे मिली थी, उस पर जांच भी की गई और बुग्गावाला में। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी को 7 बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया। कांग्रेसियों ने सितारगंज में कांग्रेस नेता नवतेज पाल पर हुए मुकदमे को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता पर एक झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, इनको निरस्त किया जाए और न्याय की मांग की है। कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और जो खासकर जनप्रतिनिधि हैं उनका जो है उत्पीड़न यहाँ की सरकार और यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। नवतेज पाल सिंह जो हमारे सितारगंज के प्रत्याशी थे, जिन्होंने चुनाव लड़ा सितारगंज से कांग्रेस पार्टी से, एक पंचायत के रूप में उनके पास एक पंचायत आई, लोग उनके घर पर चल के गए और उन्होंने पंचायत निपटाई और उसके बाद अब बीच में चुनाव आ गए। चुनाव के बाद अब पता लगता है कि नवतेज पाल जी के खिलाफ, जो हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं उनके खिलाफ, नगर पालिका अध्यक्ष उनके खिलाफ और जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हम कप्तान साहब से यही बात करने आए हैं कि लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या ना की जाए। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार भी आएगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकारों में इस तरह का काम काशीपुर में शर्राफा कारोबारियों को कनाडा से धमकी भरे कॉल आने से व्यापारियों में दहशत फैल गई है। दहशत में आए सर्राफा व्यापारियों ने एसपी काशीपुर से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आनंद ज्वेलर्स के स्वामी विवेक वर्मा को मोबाइल पर धमकी देने वालों ने कहा था कि वो पंजाब से बोल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है, शाम तक 30 लाख का इंतजाम कर दे, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। उधर गुरु ज्वेलर्स के स्वामी पुरुषोत्तम वर्मा को भी उसी नंबर से कॉल आई और आरोपी ने अपना नाम गोल्डी बरार बताया और उनसे 50 लाख की रंगदारी मांगी। उधर अशोक ज्वेलर्स के स्वामी गौरव अग्रवाल को भी उसी नंबर से कॉल आई और आरोपी ने बोला कि वो मोगा जेल से बोल रहा है, 50 लाख तैयार रखो। वहीं रंगदारी नहीं देने पर तीनों को पूरे परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामले की तार कनाडा से जुड़े होने के चलते मुकदमा दर्ज करते हुए व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बाद मामले का खुलासा करने की बात कही है।